धौलपुर नामक गांव बहुत छोटा सा कम आबादी वाला गांव था। कुछ गांव के आसपास कुछ और छोटे छोटे गांव भी लगते थे। धौलपुर गांव के लोग अपना काफी सामान दूसरे गांव में बेचने जाया करते थे। गांव के स्टेशन के पास ही राघव नाम के एक व्यक्ति की सराय थी, जिसमें वहां आने जाने वाले लोग अक्सर रुका करते थे। कुछ दिनों के लिए काम पर आए लोग राघव की सराय में कमरा किराए पर लेते और काम हो जाने पर वहां से चले जाते। राघव की सराय काफी अच्छी चलती थी। स्टेशन के पास ही होने के कारण वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। सराय में रुकने वाले मुसाफिरों के लिए राघव ने वहीं खाने पीने और चाय का भी इंतजाम कर रखा था। इस तरह उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धौलपुर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव किशनगढ़, जहां पर एक परिवार जिसमें राधु अपने 2 बेटों के साथ रहता था। राधु का बड़ा बेटा एक अच्छे सरकारी ओहदे पर कार्यरत था और छोटा बेटा भी अपने कृषि विभाग में एक वर्कशॉप के लिए धौलपुर के लिए निकल रहा था। पिताजी, मैं 2 से 3 दिन में धौलपुर से वापस आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, ख्याल रखना अपना और पहुंचकर फोन कर देना, ठीक है? उसके बाद गुंजन धौलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास रहने के लिए ठिकाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर राघव की सराय पर गई। गुंजन राघव के सराय में आता है और उससे पूछता है, भैया, मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा किराए पर चाहिए। मैं अपने घर से दूर काम के लिए निकला हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रुकना है। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? जी, आज ही मेरे पास एक कमरा खाली हुआ है। आप जब चाहे वो कमरा ले सकते हैं। कमरे का भाड़ा क्या होगा? देखिए, वैसे तो एक दिन का 500 लेता हूँ, परंतु यदि आप अधिक दिन रुकना चाहते हैं तो महीने का 8000 होगा और उसमें आपको 2 वक्त का खाना और चाय भी नीचे कैंटीन में मिल जाएगी। गुंजन को ये सौदा सही लगता है और वो कमरा किराए पर ले लेता है। एक शाम को जब गुंजन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी 2 आदमी उसके कमरे के सामने से बहस करते हुए जा रहे थे। गुंजन को कुछ गड़बड़ लगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। वो उनका पीछा करते हुए नीचे के कमरे में चला गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी अचानक उनमें से एक आदमी ने गुंजन को देख लिया और गुंजन का पीछा करने लगा। गुंजन अपने कमरे की तरफ भागा और कमरे में पहुंचकर किसी को फोन पर कुछ बता रहा था। उसी समय पीछे से एक काला कपड़ा उसके सिर पर आ गिरा और उसका कत्ल हो गया। अचानक उसकी सराय में एक कत्ल हो जाता है। सारे गांव में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि आज से पहले वहां ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है राघव की सराय में कल किसी का कत्ल हो गया। ये अनहोनी इस गांव में कैसे हो गई भाई? आज तक तो ऐसा कोई हादसा हमारे गांव में नहीं हुआ। पता नहीं क्या माजरा है। पुलिस उस सराय में आकर वहां का पूरा मुआयना करती है। जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ वो 2 दिन पहले उस सराय में रहने के लिए आया था और अपने कमरे में ही मरा हुआ पाया गया। पुलिस उस सराय में रहने वाले से तफ्तीश करती है। जिस दिन इसका कत्ल हुआ, क्या आप में से किसी ने अलग सी बात नोटिस की? उस सराय में रहने वाले लोग तो 2-4 दिनों के लिए ही वहां रुकते थे, तो इसलिए कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। उन लोगों से किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पाता। 5 दिन पुलिस काफी तरह के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, परंतु कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाता। पुलिस इंस्पेक्टर राघव से पूछती है, ये व्यक्ति कौन था और कहां से आया था? आपकी सराय में कत्ल हो गया है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे यहाँ तो लोग 2 या 4 दिन के लिए ही आते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो महीना भर तक रुकते हैं। ये व्यक्ति भी 2 दिन पहले ही सराय में आया था
मैंने उससे उसका नाम और पता पूछकर रजिस्टर में लिख लिया था। बस उसे 2 दिन बाद ही चले जाना था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ तफ्तीश करना सही नहीं समझा। रात में आपकी सराय में कोई चौकीदार होता है क्या? यदि कोई सराय के अंदर घुसता है तो उसका पता कैसे चलेगा? देखिए साहब, ये तो छोटा सा गांव है और यहाँ आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए चौकीदार या सिक्योरिटी रखने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, मैंने एक नौकर रखा है जो कि कैंटीन में सबको खाना खिलाने के बाद सराय का दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा देता है, तो इसलिए बाहर से किसी के आने की तो कोई आशंका नहीं है। अब कोई दीवार फांद कर सीधा इस आदमी के कमरे में चला गया हो, क्या पता कोई इसका कोई पुराना दुश्मन हो, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पुलिस काफी दिन तक कई तरह के सुराग इकट्ठा करने की कोशिश करती है, परंतु कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाता। जब गांव की पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पाती तो ये केस गांव से बाहर जिले के थाने में जाता है। वहां से इंस्पेक्टर राजन को ये केस सौंपा जाता है और उन्हें अब तक की हुई पूरी जानकारी के बारे में बता दिया जाता है। इंस्पेक्टर राजन ड्यूटी पर जाने से पहले अपने अफसर से बात करते हैं। देखिए, मुझे इस केस के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उससे कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप वहां जाकर रहना होगा, जिससे कि मैं वहां के माहौल से अवगत हो पाऊं।